Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. ओके, ऐड हो गए सारे लोग। चलिए शुरू करते हैं फिर क्लास को। हमने लीडरशिप पढ़ लिया था। आज हम लीडरशिप की शैलियों के बारे में, थ्योरीज के बारे में स्पेशली बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मोनिका। गुड आफ्टरनून हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे किसकी, लीडरशिप की थ्योरीज के बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में। ये अगर हम अभी तक की बात करें कि कितना आया है कितना नहीं आया है, ठीक है, तो जनरली इस वाले सेक्शन से क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं। अभी तक व्यापम में जनरली ज्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे गए हैं। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या जरूरी है कि जो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं वो नहीं आएंगे? वो भी तो आ सकते हैं। ये थ्योरीज जनरली अभी तक आपको सिर्फ ट्रेड थ्योरी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ट्रेड थ्योरी के बारे में ही पूछा गया है, बाकी ज्यादा ये थ्योरीज अभी पूछी नहीं गई हैं। लेकिन जब आपके 50 से 60 पेपर बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये चीजें शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं सही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना सही, लेकिन हमें देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरीज भी, ठीक है, क्योंकि हम जो है डीप में स्टडी कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। तो ये सारी थ्योरियों को हम थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना कि हमें इन पे डाउट भी ना रहे, पर हमें बहुत रटना भी नहीं है। इसलिए एक बार समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए, फिर हम क्या करेंगे, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अभी ये सारी थ्योरीज हैं, कौन कौन सी? नेतृत्व का गुणमूलक दृष्टिकोण या ट्रेट ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ और थ्योरी ऑफ लीडरशिप। मतलब आप इसको ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप के नाम से भी जानते हैं। लीडरशिप की ट्रेड थ्योरी या गुणमूलक दृष्टिकोण। नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत या शैलियां, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ स्टाइल। इसके अंदर हम दो थ्योरी पढ़ेंगे, लाइकर्ट की प्रबंधकीय शैलियां, इंपॉर्टेंट है। ब्लैक तथा मॉर्टन का प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत, ब्लैक एंड मोटन मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। टेनिनबॉम तथा स्मिथ का नेतृत्व सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके अलावा नेतृत्व की परिस्थित्यात्मक सिद्धांत, सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप को हम देखेंगे, ठीक है। मेनली इसमें आप ये याद रखेगा कि क्या किसने नाम दिया था, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक थ्योरी को उठाएंगे, एक एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगेन थ्योरी वाला पार्ट है, हो सकता है जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा कम समझ में आए, पर परेशान मत होइएगा, समझ में आएगा। थैंक यू लखपत। इंदौर आपका नाम क्या है मुझे नहीं पता, मैं एग्जाम नहीं दे रही हूँ, ठीक है। वैसे तो मुझे देना चाहिए पेपर, बट पता नहीं मेरा पेपर कब होगा, कब जाना होगा, इसलिए मैं पेपर नहीं दे रही हूँ, ठीक है। नीलेश, मैं आप लोगों का एग्जाम नहीं दूंगी, लेकिन हाँ जो आपका मैनेजमेंट का पेपर होगा उसे मैं क्लोजली वॉच जरूर करूंगी, ठीक है। आप लोग प्लीज जब पेपर देके आइएगा तो मुझे बताइएगा कि आपके मैनेजमेंट का पेपर आया कैसे है। चलिए, फिलहाल अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप की। ये थ्योरी सबसे पहले दी थी आर्डवे टीट और चेस्टर आई बर्नार्ड। लेकिन क्या उसके पहले लीडरशिप को लेके कोई थ्योरी नहीं थी? तो ऐसा नहीं है। प्लूटो
का आप सबने नाम सुना होगा। ये एक दर्शन शास्त्री हैं, प्लूटो ने बोला था। ठीक है, इन्होंने बोला, प्लूटो का कहना था, इस थ्योरी के पहले की बात मैं बता रही हूं, प्लूटो का कहना था कि जो नेता होते हैं ना, वो जन्म से ही, नेता जन्म से ही पैदा होते हैं। मतलब जो लोग नेता बनते हैं उनके अंदर कुछ गुण जन्म से ही उनके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो नेता बनते हैं, जिसकी वजह से वो लीडर बनते हैं। ऐसे ज्यादा होगा कम होगा वो मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से थोड़ा टफ ये सेक्शन जरूर होता है, बट मैं छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको सब कुछ पढ़ाऊं, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। अगर मैंने ये टारगेट लिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सारी चीजें मैनेजमेंट की पढ़ाऊं और मैनेजमेंट को मैं आपको डीप में पढ़ाऊं। तो सबसे पहले आप सुनिए, प्लेटो ने कहा, प्लेटो का कहना था, एक दर्शन शास्त्री हैं, आप सबने इनका नाम सुना ही होगा। इन्होंने बोला कि जो नेता होते हैं ना, उनमें कुछ गुण जो है जन्म से ही विद्यमान होते हैं। नेता, इनका एक जो है कथन था कि नेता जन्म लेते हैं, नेता जन्म लेते हैं, आप उन्हें बना नहीं सकते, या इन्होंने कहा कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। बनाए नहीं जाते हैं। प्लूटो का यह कहना था कि जो नेता होते हैं वो जन्म लेते हैं, उन्हें आप बना नहीं सकते, उनके अंदर कुछ गुण जो है पहले से विद्यमान होते हैं, जिसकी वजह से वो नेता बनते हैं। इस विचारधारा ने इस विचारधारा ने, हाँ अभी जस्ट शुरू ही हुई है, तो प्लूटो का कहना था कि जो नेता होते हैं आप उन्हें बना नहीं सकते, वो जन्म लेते हैं, वो बनाए नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ गुण उनके अंदर ऐसे जरूर होते हैं जो उनके अंदर आपने इंडिया में कहावत सुनी होगी ना, होनहार विद्वान के हो चीखने पात। बस यही चीज प्लूटो ने भी कही थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी को लीड करने के लिए बना हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वो गुण बाद में विकसित किए गए हों, वो उन्हीं गुण के साथ जो है पैदा हुआ। इस थ्योरी ने 1900 के, जो 1900 की शताब्दी थी उस टाइम तक, ठीक है, खूब जो है अपनी क्या कहते हैं प्रसिद्धि बटोरी थी। इस थ्योरी को जो नाम था ना, उस थ्योरी का नाम था क्या, द ग्रेट मैन थ्योरी। प्लूटो ने एक थ्योरी दी, द ग्रेट मैन थ्योरी। इस थ्योरी में बोला गया कि जो नेता होते हैं वो जन्म लेते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। 1900 तक इस थ्योरी ने खूब जो है सुर्खियां बटोरी। सब यही मानते थे कि जो नेता होते हैं वो बनाए जाते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब ये देखा जाने लगा कि ये जो नेता हैं, ये जो लीड करने वाले व्यक्ति हैं, ये हो सकता है एक एक किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा फेमस हो गए हों, लेकिन बाकी के सेक्टर्स में ये इतने फेमस नहीं थे। तो क्या इन्होंने देखा, इन्होंने दो चीजों को देखा, ठीक है, कि क्या ऐसा है कि नेताओं में जो गुण हैं वो वास्तविक में जन्म लेते से ही आते हैं, या फिर बाद में उनमें पैदा किया जा सकता है। बस इसी को लेके एक रिसर्च की गई और इसे ही हमने नाम दिया नेतृत्व का गुणमूलक दृष्टिकोण या सिद्धांत, मतलब क्वालिटेटिव अप्रोच और थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसे ट्रेड थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस विचारधारा को देने वाले दो लोग थे, आर्डवे टीट और चेस्टर्ड आई बर्नार्ड। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। नेतृत्व की यह परंपरा विचारधारा सन 1940 तक अपना विशेष महत्व रखती थी। कौन सी, ये वाली। लेकिन इस विचार शारीरिक, मानसिक और मनोबल संबंधी गुणों में सम्मिलित किया जाता है। चेस्टर बर्नार्ड, आर्डवेड टीड, हैरी उर्बरिक आदि उद्यानों ने भी इन गुणों के बारे में अपनी अपनी राय दी। इन्होंने सिर्फ दो चीजें देखी, ठीक है, कि क्या ये गुण बाद में भी विकसित किए जाते हैं। तो इन्होंने एक रिसर्च की और नेताओं के 12 गुणों को इन्होंने 12 वर्गों में रखा। इन्होंने बोला कि अगर आपके अंदर जन्म लेते से ये गुण नहीं है
जन्म लेते से ये गुण नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लीडर नहीं बन सकते। ये 12 गुण अगर आप अपने अंदर विकसित कर लीजिए तो आप भी जो है नेता बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो हमारी द ग्रेट मैन थ्योरी थी उसमें इन्होंने नेताओं के कुछ गुणों का अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि अगर हम इन गुणों का पता लगा ले, हम इन गुणों का पता लगा लेते हैं तो ये गुण बाद में लोगों के अंदर भी विकसित किए जा सकते हैं। एक नॉर्मल के इंसान के अंदर भी धीरे धीरे करके ये विकसित किए जा सकते हैं और उन्हें लीडर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो गुण की पहचान की वो थी बुद्धिमत्ता। इन्होंने कहा जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर एक इंटेलिजेंस का गुण पाया जाता है, एक बुद्धिमत्ता का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये दूसरे लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स, ये थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इन्होंने देखा कि इनकी किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज्यादा था, इनकी जो रुचि थी वो ज्यादा थी, तो इन्होंने एक व्यापक रुचि, एक इंटरेस्ट को भी एक कैरेक्टर में रखा। ठीक है, इनके अंदर हमेशा से पहल लेने की क्षमता थी, पहल इनिशिएटिव करने की क्षमता थी, पहल लेने की क्षमता थी तथा सृजनात्मक योग्यता थी इनके अंदर। नॉर्मल लोगों से ज्यादा जो क्रिएटिविटी होती है, जो इनिशिएटिव करने की पावर होती है वो ज्यादा थी। अधीनस्थों के साथ विचार विनिमय एवं संप्रेषण की योग्यता, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी ना वो बहुत अच्छी थी। ये लोग लोगों के साथ बैठ के अपनी बातें उनसे मनवाना, ठीक है, लोगों की बातों को समझना, ये बहुत अच्छे से कर सकते थे। ये हमेशा एक विवेकपूर्ण निर्णय लेते थे। इनके अंदर एक हमेशा से पावर होती थी साउंड जजमेंट की। चलिए आगे भी देख लेते हैं। संबंधित तथ्यों एवं तथ्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित तत्काल निर्णय, क्विक डिसीजन लेने की क्षमता। ये हमेशा जब भी डिसीजंस लेते थे उनके फैक्ट्स को, उनके तथ्यों का सबसे पहले मूल्यांकन करते थे और फिर डिसीजन लेते थे। मानसिक तथा आवेगात्मक परिपक्वता, मेंटल तथा इमोशनल मैच्योरिटी थी। ये हमेशा मेंटली तथा जो है इमोशनली मैच्योर डिसीजंस लेते थे। ऐसा नहीं है कि इमोशंस पे आके कुछ भी बोल दिया। ठीक है, ये हमेशा कोशिश करते थे इमोशनली और मेंटली चीजों को बैलेंस करने की और फिर उसमें कोई डिसीजन लेने की। ठीक है, इनका तथा वैज्ञानिक प्रणाली में अभिरुचि व कुशाग्रता हमेशा से रहती थी। ये लोग हमेशा टेक्निकल एनालिसिस पे जोर देते थे। उत्तरदायित्व निभाने की जो तत्परता है, जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी अच्छी होती थी। इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ह्यूमन, ये लोग ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने की कोशिश करते थे। लोगों के साथ व्यवहार करने की कुशलता तथा उनका सहयोग लेने की निपुणता, ये लोगों के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करते थे। ठीक है, तथा लोगों का सहयोग लेने की भी इनके अंदर निपुणता थी। पथ प्रदर्शन तथा अधीनस्थों के प्रशिक्षण देने की योग्यता भी इनके अंदर होती थी। चलिए, इसके अलावा इनको हर काम करने का उत्साह होता था। ये जो भी काम करते थे बहुत ही उत्साही ढंग से करते थे। शारीरिक शक्ति और कार्य शक्ति, फिजिकल एनर्जी और स्टेमिना इनका हर काम को लेके ज्यादा था। अभी इस पर्टिकुलर थ्योरी में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे फटाफट पूछिए। मैं अभी आपको लास्ट में डाउट पूछने के लिए इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि ये खुद अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग थ्योरीज हैं। आप शायद लास्ट तक आपको याद भी ना रह जाए कि आपने क्या सोचा था और क्या आपने पढ़ा है। फटाफट बताइए, आपको ये थ्योरी आपने पढ़ी? आपको इसमें क्या कोई डाउट है? फटाफट बोलते जाइए, हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
चलो तब तक मैं समराइज कर रही हूं इस फिर से थ्योरी को एक बार। इन्होंने, ठीक है, सबसे पहले प्लूटो ने बोला कि जो नेता होते हैं वो जन्म लेते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। प्लूटो एक दार्शनिक थे और इस थ्योरी को हम लोग द ग्रेट मैन थ्योरी के नाम से जानते हैं। यह लगभग 1900 के आसपास इस थ्योरी खूब चली, खूब फेमस थी। लेकिन दो लोग आए अचानक से और उन्होंने बोला कि अगर ये गुण नेताओं में जन्मजात होते हैं तो मैं अगर इन गुणों की पहचान कर लूं तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर भी तो ये गुण जो है विकसित किए जा सकते हैं। तो उन्होंने पूरी रिसर्च की, किस बात को लेके, उन 12 गुणों को इन्होंने पहचाना। ये जितने भी गुण मैंने आपको बताए उन्होंने बताया कि ये नेताओं के अंदर होते हैं। क्या आपको 12 गुण याद करने हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल याद नहीं करना है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये जो प्लूटो ने बोला वो कौन सी थ्योरी थी और बाद में जो ये ट्रेड थ्योरी बनाई गई उसका किसने खोजा था। सिर्फ इसमें गुणों का अध्ययन किया था कि ये 12 गुण अगर किसी भी व्यक्ति में होंगे तो वो लीडरशिप कर सकता है। बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत आपको नहीं है। नेता जन्म लेते हैं या बनाए जाते हैं, इसी से व्यापम पे एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा इन थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब इस अगर हम विचारधारा की बात करें तो इसका वर्तमान में पर्याप्त महत्व होते हुए भी यह दोष रहित नहीं है। इसकी अनेक कमियां तथा आलोचनाएं हैं जिनमें से कुछ निम्न है, ठीक है। यह विचारधारा, यह जो थ्योरी है, ठीक है, वह व्यक्ति के शील गुणों पर, यह जो स्कूल ऑफ थॉट है वह मोर अटेंशन पे करती है किसमें? वर्चुअस ऑफ अ पर्सन, शील गुणों पर ही अधिक ध्यान देती है, परिस्थित्यात्मक घटकों पर की ओर इसका कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। इन्होंने शील गुणों पर भी तो बहुत अच्छे से बोला, लेकिन जो परिस्थितियां होती है, जो सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, जिन पे सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, जिन पे हर नेता उसमें डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके, हर इंसान की भी आदत होती है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। तो इन्होंने इस थ्योरी में सबसे ज्यादा लोगों के शील गुणों की बात की जो उनके अंदर विद्यमान है, लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशंस में लोगों को किस तरीके से रिएक्ट करना है इस बारे में कोई बात नहीं की। यह विचारधारा यह भी स्पष्ट नहीं करती कि नेता के अनेक गुणों में से कौन से गुण अधिक महत्व के हैं और कौन से गुण कम महत्व के। इन्होंने यह नहीं बताया कि कौन से गुण सबसे ज्यादा महत्व के हैं और कौन से गुण सबसे कम महत्व के हैं। दो चीजें अभी तक नहीं बताई, ना तो नेता के गुणों को बताया कि कौन सा गुण ज्यादा महत्व का है और कौन सा गुण कम महत्व का है। उसके साथ जो इन्होंने किया उसके साथ उसके शील गुणों के बारे में बताया, लेकिन सिचुएशनल फैक्टर्स के बारे में कोई बात नहीं की गई इस थ्योरी में। शील गुण मतलब जो गुण हमारे अंदर है, जैसे उत्साह हो गया, ये सब हो गया। सिचुएशनल फैक्टर, हम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। शील गुण वो गुण हमारे अंदर विद्यमान है, ठीक है, वो शील गुणों के अंतर्गत आते हैं। यह विचारधारा एक नेता में जो गुण होने चाहिए उन सभी को जन्मजात मानती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी जन्मजात हों, इनमें से कुछ को अर्जित भी किया जा सकता है। यह विचारधारा एक देखिए, जैसे हम सबसे पहले आप एग्जाम्पल को देखें, ये विचारधारा यह मानती है कि ये गुण जो है व्यक्तियों में शुरू से ही होते हैं, ये गुण व्यक्तियों में बाद में नहीं होते, ठीक है। इन्होंने सिर्फ गुणों की पहचान की इसलिए कि इंसान को ये सिखाया जा सके, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके अंदर सारे गुण जन्मजात ही हों, कुछ आप अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। जैसे अभी हम गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी ने ये कसम खाई थी कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और उन्होंने नहीं भी बोला, ठीक है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके कारण इन्होंने ये बात बोली कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। एक घटना थी हरिश्चंद्र की कहानी वाली। उसके बाद से जब इन्होंने हरिश्चंद्र की कहानी सुनी और
हरिश्चंद्र की इन्होंने कहानी सुनी, इसके बाद इनके दिमाग में ये चीज आई ना कि मुझे जो है ये झूठ नहीं बोलना है। गांधी जी ने ये बात एक हरिश्चंद्र का नाटक सुना, उन्होंने देखा कि हरिश्चंद्र एक बहुत अच्छे राजा हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। इस एक घटना ने उनकी जिंदगी में ऐसा असर डाला कि उन्होंने कभी भी झूठ ना बोलने की, ठीक है, उन्होंने बोला मैं अपनी जिंदगी में अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। क्या उससे पहले गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे? बोलते थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक दो बार इसका जिक्र भी किया है। लेकिन जब वो एक बार हरिश्चंद्र का नाटक देखने जाते हैं तो उनके मन में इसका इतना ज्यादा असर होता है कि उन्होंने जिंदगी में फिर कभी झूठ ना बोलने की कसम खा लेते हैं। तो ये जो गांधी जी वाला फैक्टर है, ठीक है, तो ये झूठ ना बोलने वाला जो उनके अंदर एक गुण था, जो एक कैरेक्टरिस्टिक था, उन्होंने तो जन्मजात अर्जित नहीं की थी, इन्होंने बाद में अपने इन्वायरमेंट से कुछ चीजें देखी और वहां से चीजों को सीखा। और यह जो विचारधारा है वो बोलती है कि जो सारे गुण है ना वो नेताओं के अंदर जन्म से होते हैं और बस इन्होंने उन्हीं गुण को पहचाना था। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे गुण आपके अंदर जन्मजात नहीं होते, आप अपनी वातावरण के हिसाब से, आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से कुछ चीजें सीखते भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह विचारधारा नेता के आचरण या व्यवहार को स्पष्ट करती है लेकिन विश्लेषण नहीं करती। इन्होंने एक्सप्लेन तो किया उनके बिहेवियर को, लेकिन उनकी एनालिसिस नहीं की। उन्होंने बता तो दिया कि ये गुण होते हैं, लेकिन इसका कोई भी एनालिसिस इन्होंने नहीं की, कोई भी फैक्ट इसके बारे में इन्होंने नहीं दिए। यह विचारधारा यह भी स्पष्ट नहीं करती कि कौन से गुण एक व्यक्ति में नेता होने के लिए आवश्यक है और कौन उसे इस पद पर रखने के लिए आवश्यक है। इन्होंने ये भी नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ 12 गुण देखे और बता दिए। इन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसे कौन से गुण आप में मिनिमम आ जाएं कि आप नेता बन जाए, और ऐसे कौन से गुण आपके अंदर हमेशा रहने चाहिए जिससे आप एक हमेशा अच्छे नेता बने रहें। ठीक है, ये सारी इस थ्योरी की लिमिटेशंस हो गई। चलिए, इस पूरी थ्योरी में किसी को कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं, इन्होंने माना है, इन्होंने सिर्फ उन गुणों की एक एनालिसिस की। आप गलत समझ रहे हैं, ये जन्मजात ही मानते थे, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि अगर ये गुण जन्मजात होते हैं तो मैं इन गुणों की पहचान क्यों नहीं कर सकता, और इन गुणों की पहचान करके, इन गुणों की पहचान करके, ठीक है, अगर मुझे पता चल जाए कि किसी नेता में कौन कौन से गुण होते हैं, मैं उन गुणों की पहचान करके लोगों में भी वो गुण विकसित कर सकता हूं, लोगों में भी वो गुण विकसित कर सकता हूं, तो नेता सिर्फ जन्मजात नहीं होंगे, उन्हें बनाया भी जा सकेगा। इस थ्योरी ने ये माना है कि नेता के अंदर जो गुण होते हैं ना वो जन्मजात होते हैं। इन्होंने सिर्फ एक रिसर्च की, नेताओं के गुण को लिया, उसको बताया कि आप लोगों को ये गुण सिखा के उनको भी लीडर बना सकते हैं। ये बात इन्होंने बोली कि ठीक है, इन्होंने माना कि नेताओं के अंदर मान लीजिए कि गुण जो है जन्मजात होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन गुणों को अगर हम पहचान जाए विभिन्न टाइप के रिसर्चों से, ठीक है, अगर हम इन गुणों को पहचान लें तो अन्य व्यक्ति भी अनुभव तथा शिक्षण के द्वारा इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात इन्होंने बोली थी। ठीक है, इन्होंने सिर्फ ये बोला कि अगर ये गुण जन्मजात होते हैं तो हम इन्हें सीख भी सकते हैं, हम इन्हें सीख भी सकते हैं। बस ये बात हुई है इस पूरी थ्योरी में। ठीक है, कि जो ये नेता हैं, जो ये गुण हैं, वो जन्मजात तो है, ठीक है, लेकिन अगर हम इन गुणों को पहचान लें तो हम इन्हें सीख भी सकते हैं। तो जरूरी नहीं है आप पैदाइशी नेता हो, हम इन्हें अगर शिक्षण से, अनुभव से सीख लें तो भी हम धीरे धीरे नेता बन सकते हैं। इस पूरी थ्योरी को, ठीक है, ये जो पूरी ट्रेड थ्योरी है, इसको बनाने के लिए 125 से ज्यादा रिसर्चेस की गई थी इन गुणों को ढूंढने के लिए।
ठीक है, अभी कोई डाउट हो तो बताइए। ये जो ट्रेड थ्योरी है ना, ये जो द ग्रेट मैन थ्योरी थी वो 19 तक तो बहुत पॉपुलर थी, लेकिन 1904 से लेके 1948 तक इस ट्रेड थ्योरी को बनाने के लिए टोटल 127 रिसर्चेस की गई थी और इन गुणों को पहचाना गया था। ओके, हाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है छोटू। विशाल, विशाल अभी आपको क्लियर है क्या? फटाफट बताइए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, नेतृत्व के व्यवहारवादी सिद्धांत या शैलियां, बिहेवियरल थ्योरी और स्टाइल और लीडरशिप। ठीक है, सबसे पहले अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बिहेवियरल थ्योरी, व्यवहारवादी सिद्धांत। ये क्या थी, इसमें हमने दो पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक लाइकर्ट और एक ब्लैकेट तथा मोटन का जो प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत है वो। अभी हम फिलहाल लाइकर्ट वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाइकर्ट की प्रबंधकीय शैलियां, लाइकर्ट सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट। लाइकर्ट के अनुसार नेता या प्रबंधक की नेतृत्व प्रदान करने की चार क्रमिक शैलियां होती है। इन्होंने चार स्टाइल बताई, जैसे हमने अभी ऑटोक्रेटिक, डेमो की ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, इसी तरीके से इन्होंने चार शैलियों को बताया और इन चार शैलियों को इन्होंने इस हिसाब से बांटा: शोषक निरंकुश, उदार निरंकुश, परामर्शदात्री तथा सहयोगी समूह शैलियां। चलिए एक एक करके हम पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लाइकर्ट्स ने कितनी शैलियां जो है लीडरशिप की बताई थी। चार, चारों के नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप समझ लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, सबसे पहले इन्होंने शोषक निरंकुश शैली को बताया, एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इस स्टाइल को अपनाने वाले प्रबंधक जो होते हैं या नेता, ये तानाशाही दृष्टिकोण रखते हैं। ये एग्जैक्टली वही होते हैं जो हमने ऑटोक्रेटिक में पढ़ा था। ये सारे जितने भी डिसीजंस होते हैं, ये शोषक निरंकुश शैली वाले यही लोग जो है डिसीजंस लेते हैं। अगर किसी ने भी इनकी बात नहीं मानी तो ये अपने अधीनस्थों को डर या भय दिखाने से भी पीछे नहीं हटते। ठीक है, एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा था, क्या, हिटलर। ठीक है, तो ये जो शोषक निरंकुश शैली वाले लोग होते हैं, ये तानाशाही हमेशा दृष्टिकोण रखते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं। अगर इनके एम्प्लॉयज ने इनकी बात नहीं मानी तो ये उन्हें दंड और भय भी दिखाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करते हैं कि हमारे आदेश को मानते हुए काम करो, अदरवाइज हम आपको अपने अंदर नहीं रखेंगे, या तो आप नौकरी से निकाले जाओगे, या तो मेरी बात मानो, चाहे वो सही हो या गलत हो, या फिर नौकरी से निकाले जाओ। ठीक है, तो जो इसकी सबसे बड़ी कमी है ना, ये प्रबंधक या जो आपका नेता होता है, ठीक है, और कर्मचारियों के मध्य सद्भाव नहीं होता। चलिए, तो जो मैनेजर्स होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं, उनके मध्य सद्भाव नहीं होता अगर कोई नेता, कोई प्रबंधक इस तरीके की लीडरशिप को अपना रहा है तो। शोषक निरंकुश मतलब टोटली ऑटोक्रेटिक, भय से, डर से ही काम करवाना है, किसी की बात नहीं सुनना है, किसी की बात मानना नहीं है, और अगर अधीनस्थों ने आपकी बात नहीं मानी तो उन्हें आप जॉब से भी निकाल सकते हैं। इन यहां पर प्रबंधक और अधीनस्थों के बीच में अच्छे रिलेशंस जो है नहीं रहते। उदार निरंकुश शैली, ठीक है, इस शैली को अपनाने वाले नेता या प्रबंधक भी निर्णय स्वयं ही लेते हैं, लेकिन
ये कर्मचारियों को कंपनी नीति तथा निर्धारित क्रियाविधि के अंतर्गत कार्य करते हुए थोड़ी स्वतंत्रता एवं लोच जो है वो प्रदान की जाती है। ये डिसीजंस तो खुद ही लेते हैं, लेकिन पॉलिसीज के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से थोड़ी बहुत जो है फ्लेक्सिबिलिटी इनको दे दी जाती है। ठीक है, ये इनको भी जो ये उदार निरंकुश थोड़े से इनसे इनसे थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। कभी कभार ये अधीनस्थों की बात को सुन भी लेते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो सिर्फ भय दिखा के काम करें। थोड़ी बहुत रूल्स और प्रोसीजर्स को मानते हुए थोड़ा बहुत छूट देते हैं। कभी कभी अधीनस्थों की बात अगर इनको जरूरी लगी तो थोड़ा बहुत सुन भी लिए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों तो आपको मोटिवेट करने के लिए, ये अगर सिर्फ दंड का सहारा लेते हैं तो ये दंड के साथ साथ पुरस्कार पे भी भरोसा रखते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजों का सहारा लेते हैं। ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, और ना ही बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक स्वभाव के होते हैं। ये जो उदार निरंकुश शैली के लोग होते हैं वो। ठीक है, यहां पर भी थोड़ी बहुत छूट भले देते हैं, लेकिन अगर इनसे कर्मचारियों के संबंध की बात की जाए तो इनके भी सद्भावना इनके बीच में नहीं पाई जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत छूट तो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा छूट देते हैं। ठीक है, कभी दंड देते हैं, कभी पुरस्कार। अगर बहुत ज्यादा खुश हुए तो पुरस्कार देते हैं, लेकिन इनके खुश होने के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। अब आता है परामर्शदात्री या फिर कंसल्टेटिव स्टाइल। इस शैली को अपनाने वाले प्रबंधक लक्ष्य निर्धारित करने तथा कार्य संबंधी निर्णय लेने से पूर्व अधीनस्थ या कर्मचारियों से जो है परामर्श करना पसंद करते हैं। उनका अधीनस्थ में पर्याप्त मात्रा में विश्वास रहता है, अर्थात प्रबंधक द्वारा उन्हें कार्य पूरा करने के संदर्भ में स्वयं निर्णय लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। उन्हें कार्य को प्रेरित करने के लिए पुरस्कारों का उपयोग करता है। भय दंड मुश्किल से ही कभी कभार प्रयोग में लाया जाता है। जो परामर्शदात्री है वो अपने अधीनस्थों पर पूरा भरोसा भी रखते हैं, उन्हें अपने डिसीजंस में शामिल भी करते हैं। ठीक है, ये हमेशा पुरस्कार देने की कोशिश करते हैं, भय या दंड का कभी कभी ही सहारा लेते हैं। जिस तरीके से हमने जो पिछला वाला देखा था उसमें सिर्फ जो दंड दिया जाता था, पुरस्कार जो है कभी कभी, यस कह सकते हो आप थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए, ये कुछ कुछ डेमोक्रेटिक जैसे होते हैं, जैसे हमने डेमोक्रेटिक पढ़ा था ना वैसे, लेकिन ये कभी कभी इंप्लॉइज को डर दिखाने का काम करते हैं। सहभागी समूह शैली, पूर्ण विश्वास, ये जो है अपने इस प्रकार के जो नेता होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो नेता होते हैं वो अपने अधीनस्थों पर पूरा विश्वास रखते हैं। सभी कार्यों में उनके विचारों व धारणाओं को सुना जाता है और उनमें से रचनात्मक विचारों को प्रयोग में भी लाया जाता है और उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। अधीनस्थ अपने प्रबंधकों के साथ वैचारिक आदान प्रदान में पूर्ण स्वतंत्रता तथा भयहीन वातावरण में काम करते हैं। प्रबंधकों को ये लोग पूर्ण सहयोग देते हैं। यहाँ पर जो इन लोगों के बीच में संबंध होते हैं कर्मचारी और नेता के बीच में, वो सद्भाव भरे होते हैं। ये हमेशा अपने कर्मचारियों को, अधीनस्थों को अप्रिशिएट करते हैं। अगर उनकी तरफ से कोई सजेशन आया है, कोई अच्छी पहल आई है, तो ये उसे भी लागू करने का काम करते हैं। चारों पढ़ने के बाद आप लोग मुझे ये बताइए, इनमें से चारों में से कौन सी लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छी है, जिसे आप मानते हैं कि ये सबसे अच्छी है। फटाफट रिप्लाई करिए, जिसे आप मानते हैं ये अच्छी है उसको बताइए। फोर्थ, यस। तो लिकर्ट ने भी इन चारों में से जो फोर्थ है, लिकर्ट ने भी चौथी को सबसे अच्छा माना। क्यों? क्योंकि यहां पर अधीनस्थों के और जो कर्मचारी हैं और जो प्रबंधक है, उनके लक्ष्य एक हो जाते हैं। उनके मन आपस में मिलते हैं, वो एक लक्ष्य की ओर जो है काम करने लगते हैं।
इनके लक्ष्य, आकांक्षाएं, सारी चीजें समान हो जाती है, ठीक है। और जो इनके अंदर काम करने वाले अधीनस्थ है ना, उनको भी विकास करने का पूरा अवसर मिलता है। रीजन, उनकी जो भी पहल होती है, जो भी वो इनिशिएटिव लेते हैं, अगर वो सही है तो मैनेजर उनको पूरा पूरा स्थान देता है। इसीलिए जो इस शैली के नेता होते हैं वो सबसे ज्यादा उन्नति करते हैं। ओके, विशाल को कंसल्टेटिव अच्छी लगी, कृष्णपाल को भी कंसल्टेटिव अच्छी लगी, मुकेश को भी अच्छी लगी, लेकिन लिकट ने सबसे अच्छी फोर्थ को माना है, ठीक है। चलिए, देखिए हर किसी का अपना नजरिया है। आपको थर्ड अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि सेकेंड वाली बहुत अच्छी होती है, ठीक है। चलिए, लिकट वाला खत्म हो गया। इसमें चार जो टाइप थे मैंने आपको चारों समझा दिए। अब हम लोग आज देखेंगे रैनिस लाइकट उपयुक्त चारों शैलियों में से अंतिम शैली, जो सहभागी समूह शैली है, उसको सबसे ज्यादा मानते हैं। अब हम ब्लैके तथा मोटर का प्रबंध की ग्रिड सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी देखेंगे लीडरशिप की। ये सके डर दिखाना भी बहुत जरूरी है। तुम लोग देखो, मैं डर नहीं दिखा रही हूं तो 200-250 बच्चों में से 6 से 7 टेस्ट दिए हो। अगर मैं मार पीट रही होती, आप लोग क्लास में बैठे होते, सारे बैठ के टेस्ट दे रहे होते। यस, मुझे भी, मैं तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, ठीक है। आप उन्हें डर भी दिखाओ, डर ज्यादा दिखाओ, पुरस्कार भी दो, लेकिन डर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डर से लोग ज्यादा काम करते हैं। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट में नहीं होता। आप हमेशा वहां डर दिखा के काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप संडे मंडे जब भी टेस्ट दीजिए, 200 में से 7 बच्चों ने एक हफ्ते में टेस्ट दिया है, 7 या 8 शायद। अब एक दिन मैंने डाटा था तो थोड़ी संख्या बढ़ी है, 15 से 20 हुए हैं, लेकिन टेस्ट बहुत कम लोग दे रहे हैं। प्लीज आप लोग टेस्ट दीजिए। अगर मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ, एमसीक्यूज दे रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उनको सॉल्व करिए ना, क्या दिक्कत है। और स्पेशली वो बच्चे जो 20 से 22 बच्चे रोज आप लोग बैठ रहे हो डेली लाइव क्लास में, कम से कम वो लोग तो बैठो टेस्ट देने के लिए। मुझे भी पता चले आप लोग क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। एक मिनट विशाल, मुझे समझ में नहीं, मैम बी लिखा होना था शायद पीएनजी में। यस, वहां पे बी होना चाहिए था। ए जो लिकर्ट वाला था, बी ये था। थ्योरी से मतलब रखो, बी से मतलब मत रखो, ठीक है। ये छोटे मोटे जो ए बी है ना, यही मुझे लास्ट में सेव करते हैं, जो छोटी मोटी टाइपिंग स्टेप्स होती हैं, ठीक है। आप लोग का जब मन हो दीजिए, लेकिन टेस्ट दीजिए। ब्लैके तथा मिटन ने 1960 के दशक के प्रारंभ में प्रबंध की ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह नेतृत्व शैलियों में सर्वाधिक प्रचलित एवं व्यवहारिक सिद्धांत समझा जाता है। जो ये मैनेजमेंट ग्रिड थ्योरी थी, वो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा व्यवहारिक, मतलब जो उपयोग में लाई जा सकती है, वो सबसे ज्यादा व्यवहारिक भी यही थ्योरी है। यह ग्रिड विश्व में प्रबंधकों को प्रशिक्षण देने तथा उन्हें प्रभावशाली नेता बनाने की महत्वपूर्ण तकनीकी बन गई है। ब्लैके तथा मोटन ने प्रबंध की दृष्टि से इस गुण में दो तत्वों पर जोर दिया था, दो फैक्टर्स थे जिन्होंने जोर दिया। ऑब्वियस सी बात है, अब एक उत्पादन होगा, ठीक है, जो चीजें रिलेटेड होंगी किससे, प्रोडक्शन से, और दूसरा इन्होंने कंसर्न रखा लोगों का। दो चीजों को इन्होंने देखा और एक ग्रिड बनाई। चीजें क्या थी, चीजें थी प्रोडक्शन, उत्पादन, और मनुष्य। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एक तो प्रोडक्शन, दूसरा वहां पे काम करने वाला मनुष्य। अब यहां पर उत्पादन से क्या मतलब होता है, तो अगर आप यहां पर उत्पादन से देखें, ठीक है, तो जो उत्पादन करने की नीति है,
जो भी पॉलिसीज आप अपना रहे हैं उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, जो भी आपकी प्रोसीजर है, ठीक है, नीति को, प्रक्रिया को, क्रियाविधि को, जो भी आप उसमें इनोवेशंस ला रहे हैं और जो भी आप उनमें रिसर्च कर रहे हैं, इन चारों चीजों को इन्होंने देखा प्रोडक्शन के स्तर पर। प्रोडक्शन में आप कौन सी पॉलिसी के हिसाब से कर रहे हैं, क्या आपकी नीतियां हैं प्रोडक्शन करने के लिए, क्या आपकी क्रियाविधि है, क्या प्रक्रिया है, क्या इनोवेशंस आप ला रहे हैं और क्या रिसर्चेस आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने उत्पादन के संबंध में देखा। फिर दूसरा उन्होंने लिया, ठीक है, कार्य क्षमता, कार्य की मात्रा आदि को सम्मिलित किया। इसी प्रकार इन्होंने व्यक्तियों के संबंध में, चिंता से तात्पर्य है अधीनस्थों की प्रेरणा के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से है। आप अपने अधीनस्थों को मोटिवेट करने के लिए कौन सी चीजों को अपनाते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, आप क्या काम करते हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए, श्रमिकों के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं, अधीनस्थों को आदेश के स्थान पर सद्भाव, ठीक है, पर अगर आप दायित्व सौंपना हो आप उसमें कैसे काम करते हैं, आपके यहाँ की वर्किंग कंडीशन कैसी है, तथा पारस्परिक संबंध को बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं। दो चीजों इन्होंने शामिल की, एक पहला प्रोडक्शन, दूसरा व्यक्ति को। आप अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए क्या चीजें करते हैं, फिर दूसरा आप अपने यहाँ पे काम करने वाले ह्यूमंस के लिए क्या करते हैं, लोगों के लिए क्या करते हैं। प्रोडक्शन के लिए आप कौन सी पॉलिसीज ला रहे हैं, क्या आपकी एक मिनट में पानी लेके आती हूँ, सॉरी। हाँ सॉरी। तो इन्होंने दो चीजें ली, दो चीजों में क्या था, एक तो प्रोडक्शन था, आप प्रोडक्शन के लिए कौन सी नीति अपना रहे हैं, क्या उसकी प्रोसीजर है, क्या आप इनोवेशंस कर रहे हैं, इन सारी चीजों के साथ साथ उन्होंने लोगों को भी देखा कि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं। आप व्यक्तियों के साथ उनके कार्य स्तर पर काम करने के लिए उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, जहां पर वो काम करते हैं वो कैसी है, इन सारी चीजों को भी इन्होंने ध्यान में रखा और एक ग्रिड का निर्माण किया। चलिए, ठीक है, इन्होंने दो प्रमुख तत्वों के आधार पर, दो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, एक तो इनका प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया और दूसरा पीपल से हो गया, मतलब लोगों से हो गया। इन्होंने इन्हीं दो तत्वों के आधार पर नेतृत्व, लीडरशिप स्टाइल के अध्ययन के लिए इन तत्वों को 1 से लेकर 9 तक अंक वाला पैमाना जो है स्केल किया, जहां एक अंक उन तत्वों के न्यूनतम स्तर को दिग्दर्शित करता है, वहां 9 अंक उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करता था। इस पैमाने के स्थान पर ब्लैके एवं मोर्टन ने 5 प्रकार की नेतृत्व शैलियों को प्रतिपादित किया। 1 से लेकर 9 तक इन्होंने ग्रेडिंग की, लेकिन जो इन्होंने 5 तरह की टोटल लीडरशिप स्टाइल को इन्होंने प्रतिपादित किया। अब हम उन्हीं को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहली है साधनहीन प्रबंध। इसमें क्या होता है, प्रबंधक उत्पादन तथा व्यक्तियों के संबंध में बहुत ही कम चिंतित होता है। ना तो उसे ऑपरेशन से कोई मतलब है, ना ही उसको प्रोडक्शन से कोई मतलब है, सॉरी, प्रोडक्शन से कोई मतलब है, और ना ही वहां के लोगों से ही कोई मतलब है। इसको इन्होंने साधनहीन प्रबंध बोला, जब मैनेजर को ना ही कंपनी के प्रोडक्शन से कोई मतलब है, ना कि वहां पर काम करने वाले व्यक्तियों से कोई मतलब है, ठीक है। यह जो प्रबंधक होता है वह अधीनस्थों के कार्य में खुद को बहुत ही कम जो है डालता है। इसे कोई मतलब नहीं होता है अधीनस्थ क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसको कोई मतलब ही नहीं होता, और ना ही इसे प्रोडक्शन से ही कोई मतलब होता है।
यह सिर्फ क्या करता है, एक पोस्टमैन की तरह है जो वरिष्ठ प्रबंधक होते हैं उनसे प्राप्त सूचनाओं को अधीनस्थों को दे देता है, बस। उसके अलावा आप क्या काम कर रहे हो, क्या काम नहीं कर रहे हो, इनसे कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्शन क्या है, इनको कोई मतलब नहीं। वहां पे काम करने वाले लोग कैसे हैं, उनको किस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, क्या काम है क्या नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं होता। यह अत्यंत ही अक्षम जो होता है, ठीक है, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पैमाना में इनको जो ग्रेडिंग दी गई वो थी 1.1 की। ना तो इनको प्रोडक्शन से कोई मतलब है, ना ही इनको लोगों से कोई मतलब है। जो इनको ग्रेडिंग दी गई वो 1.1 की थी। दोनों में, दोनों ही स्केल में वो 1-1 पे थे। चलिए आगे वाला देख लेते हैं। डाउट हो तो प्लीज लिखते रहिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा है इसलिए मैं इसे फटाफट करा रही हूं। निरंकुश कार्य प्रबंध, ऑटोक्रेटिक जो टास्क मैनेजमेंट होता है उसमें ये लोग काम कैसे करते हैं। प्रबंधक जो होता है वो उत्पादन के संबंध में अत्यधिक चिंतित होता है, इसे प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा मतलब होता है, ठीक है। तथा हमने ऑटोक्रेटिक में देखा था उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनका ध्यान किसमें होता है, आप ज्यादा से ज्यादा काम करिए। तो इसमें इन्होंने प्रोडक्शन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है जो ये ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर होता है, लेकिन इसका व्यक्तियों के संबंध में कोई लेना देना नहीं होता। आप किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं इनसे कोई मतलब नहीं होता। ये आपकी ऑपरेशनल इफिशियंसी जो होती है, परिचालन क्षमता पर विशेष ध्यान देते हैं और उनमें अधीनस्थों का हस्तक्षेप जरा भी ये स्वीकार नहीं करते, ठीक है। ये प्रबंधक जो होते हैं ये ऑपरेशनल इफिशियंसी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और किसी में भी ये थोड़ा सा भी अधीनस्थों का हस्तक्षेप अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है नहीं करते। प्रबंधक जो है वो निरंकुश होता है और व्यक्तियों को आदेश देने और उन्हें पूर्ण नियंत्रण रखने में भरोसा रखता है। जो ये निरंकुश कार्य प्रबंध वाला व्यक्ति होता है वो, तो इसे प्रोडक्शन में जो रेटिंग दी गई, ऑपरेशन में जो रेटिंग दी गई वो 9 थी, लेकिन जो व्यक्तियों के मामले में इसको रेटिंग दी गई वो 1 थी। हमने देखा था ना कि ये 1 से लेकर 9 तक रेटिंग दे रहे हैं। तो चूंकि इनका प्रोडक्शन में तो पूरा ध्यान है लेकिन व्यक्तियों की तरफ इनका कोई ध्यान है ही नहीं, इसलिए इनको जो रेटिंग दी गई थी वो 9 और 1 की दी गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं फिर फटाफट। हर किसी ने बातें वही बताई हैं, बस चीजों को घुमाया फिराया है। जो हमने शुरू में पढ़ा था ना, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव, सब कुछ उसी में बेस्ड है, बस चीजों को इधर उधर करके घुमाया गया है थोड़ा सा, ठीक है। कंट्री क्लब प्रबंध, कंट्री क्लब मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधक उत्पादन के संबंध में न्यूनतम होता है तथा व्यक्तियों के संबंध में अधिक चिंतित होता है। ये जो कंट्री क्लब वाले लोग होते हैं ना, इनको प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। ये किसके बारे में कंसर्न होते हैं, ये लोगों के बारे में ज्यादा कंसर्न होते हैं, ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक भय मुक्त और एक आरामदायक वर्किंग कल्चर रखते हैं। लोग आराम से आए काम करें, उनसे कोई मतलब नहीं है लोग कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, वो आराम से फ्री होकर काम करें, इनका सिर्फ ये मतलब होता है। भले ही उस चक्कर में इनका प्रोडक्शन जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है, मैंने बोला ना थोड़ा बहुत डर भी होना जरूरी है, तो यहां पर कोई भी व्यक्ति लक्ष्य को लेकर चिंतित नहीं होता, आराम से काम चल रहा होता है, ठीक है। यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है लक्ष्य को लेकर चिंतित नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्हें हम रेटिंग देंगे तो इनको लोगों के हिसाब से तो 9 दे दी गई, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से जो इनको रेटिंग मिलेगी वो 1 मिलेगी, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से जिसको नेग्लेक्ट किया है वो है ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है समूह संबंध, टीम मैनेजमेंट।
ठीक है। इसमें जो प्रबंधक होता है वो उत्पादन तथा व्यक्तियों, ये प्रोडक्शन पे भी ध्यान देता है कि हमारा प्रोडक्शन भी नहीं रुके, और साथ ही साथ व्यक्तियों पर भी ध्यान देता है कि यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय जो है अच्छे से काम करें, उनका जो वर्किंग कंडीशन है, जो वर्किंग एनवायरमेंट है, वो भी अच्छा रहे। ठीक है, तो इन्होंने दोनों चीजों पर ध्यान दिया, इन्होंने उत्पादन पर भी ध्यान दिया और व्यक्तियों पर भी ध्यान दिया। यहां पर जो मैनेजर होता है वो अपने अधीनस्थों में समूह भावना का विकास करता है कि आपको एक ग्रुप में काम करना चाहिए, एक टीम में काम करना चाहिए, एक टीम में काम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई क्रम नहीं था। ठीक है, इन्होंने टाइम पे बस इन्होंने 4-5 प्रकार बताए, उन्होंने उनके हिसाब से 2 चीजों को आधार माना और 2 चीजों के आधार पर रेटिंग दे दी। ऐसा कोई क्रम बहुत फिक्स नहीं था। प्रबंधक अपने अधीनस्थों में सद्भाव, ठीक है, सम्मान तथा पुरस्कारों द्वारा उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा उत्पन्न करता है। प्रबंधकी ऐसे निष्ठावान समूह का सृजन करता है जो उच्चतम उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पर दोनों चीजों पे ध्यान दिया गया है। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम रेटिंग की बात करें तो हम ऑपरेशन में भी इनको 9 रेटिंग देंगे और लोगों पे भी 9 रेटिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन को भी ध्यान दिया जा रहा है कि मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन हमें करना है। उसके बाद इन्हें लोगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि लोगों को भी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, एक ग्रुप स्पिरिट विकसित की जा रही है, लोगों को टाइम टाइम पे पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ऐसे 9 में से 9 और उधर भी 9 में से 9 जो है रेटिंग दी गई। नहीं, रेटिंग देने का क्रम का कोई निश्चित नहीं है, इन्होंने 4-5 चीजें बताई, उनके हिसाब से इसको रेटिंग कर दी कि कौन सा अच्छा है। मतलब अगर आप मैनेजरियल ग्रिड में देखें तो ये सबसे बेस्ट होगी ना, जो समूह संबंध टीम मैनेजमेंट होगा वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन के साथ साथ ऑपरेशन पे भी, ऑपरेशन के साथ साथ प्रोडक्शन के साथ साथ यहां पर भी लोगों पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अब आता है संगठन व्यक्ति प्रबंध। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, उदार निरंकुश प्रबंधक, यह ना तो प्रोडक्शन के प्रति ज्यादा ना ही लापरवाह होता है, ना ही बहुत अधिक सशक्त होता है। इसका है कि ठीक है भाई, काम चल रहा है, चलने दो। ठीक है, तो ये जो मैनेजर होता है वह उत्पादन और व्यक्ति दोनों के प्रति ना तो पूर्ण रूप से लापरवाह ही होता है और ना ही पूर्ण रूप से सजग ही होता है। ये बहुत बड़े बड़े लक्ष्य जो है निर्धारित नहीं करते। ठीक है, ये लोग एक एवरेज में काम करते हैं, एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज अभिप्रेरणा। ठीक है, और मैक्सिमम जितने भी प्रबंधक होते हैं वो लगभग इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। तो अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इसमें आप ये दे सकते हैं 6-5, 5-6, जो भी आपको मन हो, मतलब एक एवरेज दे दीजिए बस। आज की क्लास बहुत बोरिंग हो रही है ना आप लोगों को? अभी कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे फटाफट। मैम लिकर क्यों नहीं पढ़ती हो? लिकर क्या होता है? बीएल मीना प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए। अच्छा, लिख कर क्यों नहीं पढ़ाते हो? इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज अगर मैं लिख कर पढ़ाऊंगी, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है मीना, अदरवाइज मैं आपके सबको लिख कर पढ़ाती। ठीक है, टाइम बहुत कम है और इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज अगर मैं लिखने बैठ गई तो आपका टाइम बहुत खराब जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइए। मैं लिखकर सिर्फ इसलिए नहीं, एक दिन मैंने लिखकर पढ़ाने की कोशिश की थी, आप लोगों ने बीच में एक लेक्चर देखा होगा, इतना टाइम गया था, हमने सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ी थी। समय बहुत कम है, हमें 10 फरवरी तक सिलेबस खत्म करना है, फिर हमें रिवीजन भी करना है, रिवीजन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव्स भी करने हैं। तो अगर हम सिर्फ लिख कर पढ़ते रहेंगे ना तो हमारा काम नहीं होगा। सिर्फ इसलिए मैं आपको ऐसी स्लाइड्स में पढ़ा रही हूँ, बाकी मुझे लिखकर पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मैं खुद भी लिखती हूँ और बच्चों से भी लिखवाती हूँ। मैं कभी, मेरा जो पिछला बैच गया है, आप पूछ लीजिएगा, मैंने बाद में जरूर बच्चों को नोट शेयर कर दिए थे, वो भी मैंने डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया था, मैंने सबको पीडीएफ भेजी थी। इस बार मैं सिर्फ इसीलिए पीडीएफ में पढ़ा भी रही हूँ और आपको लिखवा भी इसीलिए नहीं रही हूँ
क्योंकि मुझे पता है समय बहुत कम है और मैनेजमेंट में पढ़ना हमें बहुत है। देखो हम 40 क्लास में आ चुके हैं, हमारी 1 महीने से कंटिन्यू क्लास रह रही है और आप देखते होंगे मैं किसी दिन ही शायद छुट्टी लेती हूँ, लेकिन फिर भी सिलेबस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 1-1 वाला बता दो। ना ही जो मैनेजर होता है ना, वो थोड़ा-सा लापरवाह प्रकृति का होता है। ना ही उसे मैनेजमेंट से मतलब, ना ही उसे प्रोडक्शन से मतलब है, ना ही व्यक्तियों से मतलब है। उसे नहीं मतलब कि उसका प्रोडक्ट, सिर्फ़ वो क्या करता है, जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आपको कुछ पॉलिसीज़ बताई, प्रोसीजर्स बताए, वो आके अपने अधीनस्थों को बता देगा। आप काम क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्या हमारा प्रोडक्शन लक्ष्य होना चाहिए, उस बारे में उसकी कोई बात नहीं होती। खुद भी आराम से बैठा है, आपको भी आराम से बैठे रहना चाह रहा है। विशाल, दोनों टाइम लीजिए। मैं ये जो आपका एक कंटेंट बनाती हूँ ना, ये थ्योरी आप बुक में जाइएगा, इतनी टफ है ना कि इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। कल मैं सुबह शाम को, जबकि आप लाइट गई है ना, 4 बजे से मैं बैठी हूँ ये थ्योरीज ईज़ी करने के चक्कर में, और रात के मुझे 2 बज गए थे। तो किसी-किसी दिन ऐसा हो जाता है ना कि आपका मैं कंटेंट ही प्रिपेयर नहीं कर पाती हूँ। यस, सरकारी अधिकारी। आप लोग वही बनने जा रहे हो। प्लीज अपने काम को लेके ऐसी भावनाएं मत रखिए, ठीक है। मैं भी हूं, आप भी हैं, आप भी होने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो काम नहीं करते, ठीक है। हम लोग काम करते हैं, बस हमारे काम करने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऐसे नहीं बोलिए, मुझे बुरा लगेगा। ठीक है विशाल, आपकी तैयारी है, लेकिन मैं ये जो थ्योरीज पढ़ा रही हूँ, अगर मैं एकदम बुकिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाने लग गई ना, तो आपको समझ में ही नहीं आएंगी, बहुत टफ है। अगर हम बात करें एमबीए लेवल की, ठीक है, वही उसी बुक से मैंने उठाई है, इतने टफ है ना कि समझ ही नहीं आ रही थी, खुद मुझे समझने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। मैंने सबको डिकोड किया है बैठ के, इसलिए बहुत टाइम लगा है इसको पूरा करने में, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, कॉपी करने वाले तो ठीक ही हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ ना आपको चीज़ें ईज़ी वे में मिले। अगर मैं सिर्फ़ बुक से उठा के डालना हो तो मेरे लिए भी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ ऐसी चीज़ लाऊँ जो आपके सामने आए लेकिन आपको समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करनी पड़े, क्योंकि आप क्या हो, बेल मीना, मतलब आपका कहने का मतलब है कि मुझे लिख के पढ़ाना चाहिए, स्लाइड से तो सब पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, स्लाइड से सब पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ा रही हूँ। रीजन आपके सामने है, सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। और अगर मैं लिखने बैठी ये चीज तो शायद आपकी 1 या 2 थ्योरी ही होती। अभी चीजें जो जरूरी है वो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पहली चीज। दूसरा, आपको समय से सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि सिर्फ मैनेजमेंट का सिलेबस इतना है कि अगर आप अच्छे से पढ़े, मैं एक एक चीज लिख के आपको पढ़ाऊं तो 5 से 6 महीने आराम से कहीं नहीं गए हैं। जब पटवारी ये वाला बैच आपका खत्म होगा, मैं किसी दूसरे बैच को, अगर मुझे मैनेजमेंट पढ़ाने का मौका मिला तो मैं जरूर सारी चीजें लिख के पढ़ाऊंगी। फिलहाल मैं बच्चों के साथ ये रिस्क नहीं ले सकती, ठीक है। चलिए, एक और थ्योरी है, उसे भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं जिससे खत्म हो जाइए। टेनिनबॉम एवं स्मिथ का नेतृत्व सिद्धांत, लीडरशिप थ्योरी ऑफ टेनिनबॉम एंड स्मिथ। बीएल में ना, मैं या कोई भी बच्चा हो, मैं उसे ये बोल रही हूँ कि मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं वही पढ़ा रही हूँ जो सारे टीचर्स पढ़ाते हैं आपको। अगर आप ये सोच के आए हैं यहाँ पे कि मैं लिख के पढ़ा रही हूँ, तो ये गलत है। क्योंकि रीजन क्या है, मेरे पास, मैंने आपको पूरे अपने 15 से 20 लेक्चर्स दिए हैं आपको ये सोचने समझने के लिए कि आपको मेरे कोर्स में इंटर करना है या फिर नहीं करना। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हूँ, आपको चीजें समझाती हूँ, मैं लिख के नहीं पढ़ाती। रीजन आपके सामने है, सिलेबस 1 महीने में हमें खत्म करना है, ठीक है। 1 महीने और मेरे पास है, और मुझे भी थोड़ा मैनेजमेंट भी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट भी बचा हुआ है। उसके बाद मुझे पूरी अकाउंट्स की क्लास लेनी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाना है, मुझे भी बहुत कुछ पढ़ाना है। मैं कंटेंट से समझौता नहीं करना चाहती सिर्फ लिखने के लिए, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की मैं आपको कंटेंट कम दूं, भले ही मैं लिख के पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है। तो अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं लिख के पढ़ाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। शुरू से ही मैं क्लासेस, एक दो क्लासेस जो मैंने बोर्ड में ली है उसको छोड़ के, क्योंकि वहां पे स्लाइड जैसा कोई फंक्शन था नहीं, इसलिए मैंने लिख कर पढ़ाना नहीं उचित समझा। इतना सारा जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मुझे आपको कंटेंट देना है, अगर मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ाना होता तो मैं फटाफट लिखती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये सारी चीजें आपको शायद ही किसी की क्लास में पढ़ाई जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आप शायद ही किसी की क्लास में पढ़े इतनी डीप में। तो मेरा जो अभी ध्यान है वो है सिर्फ आपको, शिवानी टाइम की मांग है, ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका? 1 मिनट, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। शिवानी आप बाद में पूछ लेना, मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मेरे सारे बच्चे कंफर्टेबल है मेरे साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप नए जुड़े होंगे शायद, आपका क्वेश्चन था, मैंने आपको आंसर दे दिया। इसमें टेनिनबॉम तथा स्मिर्थ ने यह बताया कि एक प्रबंधक अपने लिए नेतृत्व शैली अपनाते समय भिन्न भिन्न घटकों पर ध्यान देता है जो भिन्न हो सकते हैं। इन्होंने ये बताया कि कोई भी लीडर जब अपने लिए कोई भी लीडरशिप स्टाइल जो चूज करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीजें जो है हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या थी, प्रबंधक की विशेषताएं क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका शिक्षा कैसी है, उसके अनुभव कैसे हैं, ठीक है, ज्ञान कैसा है, लक्ष्य कैसे हैं उसके, और उसकी एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं। उसके अलावा कर्मचारियों की विशेषताएं, उनकी पृष्ठभूमि कैसी है, शिक्षा कैसी है, अनुभव कैसा है। अगर कर्मचारियों की शिक्षा अच्छी है, ठीक है, वो स्किल्ड हैं अपने काम को लेके, उन्हें अपने काम का अनुभव है, तो यहां पर वो डेमोक्रेटिक स्टाइल अपना सकता है। ठीक है, लोगों को अपने डिसीजन में शामिल कर सकता है। लेकिन अगर लोगों की, मतलब उसके कर्मचारी अगर अनस्किल्ड हैं, उनको अपने काम का कोई नॉलेज नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, तो सीधी सी बात है, मैनेजर हमेशा चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मैं लूं, अपने कर्मचारियों को मैं इसमें शामिल नहीं करूं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, आवश्यकताएं। आकार क्या है संगठन का, कितनी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, लक्ष्य कैसा है, संगठन की संरचना कैसी है, वातावरण कैसा है, जो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो कैसी हैं। इन सब चीजों के आधार पर जब लीडर, ठीक है, जब लीडर अपने नेतृत्व को अपनाता है, अपने लीडरशिप स्टाइल को चूज करता है, ठीक है, यही थ्योरी दी थी किसने, टेनिनबॉम एंड स्मिथ ने। आप सिर्फ इनका नाम रखिए, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी आपसे क्वेश्चन अगर उड़ती उड़ती पूछा जाए तो बस ध्यान रखिए, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। जो हमने मैनेजरल ग्रिड थ्योरी पढ़ी थी और लेनिन कार्ड को पढ़ा था ना, वो इंपॉर्टेंट थे, उनसे क्वेश्चन आता है, बस मैंने इसे डाल दिया, व्यापम का मूड हो गया, कभी पूछ लिया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि टेनिनबॉम तथा स्मिथ के अनुसार एक प्रबंधक अधिक सहभागिता वाली नेतृत्व अपनाता है जब उसके अधीनस्थ, जब वो डेमोक्रेटिक कब अपनाता है, डेमोक्रेटिक जब अपनाएगा जब उसके एम्प्लॉय जो हैं, जो अधीनस्थ हैं, वो कार्य में स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता खोजते हो, उन्हें काम में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता भी चाहिए, स्वायत्तता भी चाहिए, तो वो डेमोक्रेटिक स्टाइल अपनाएगा। अगर उन्हें ऐसे ऐसा लग रहा है कि जो उसके एम्प्लॉय है, जो उसके अधीनस्थ हैं, वो लक्ष्य को समझते हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य है उसको समझते हैं, बेटा क्या करें, ठीक है, समस्या सबके साथ है, मेरे साथ भी है, तथा उनके प्रति प्रतिबद्ध हो। अगर जो हमारे यहाँ पर काम करने वाले अधीनस्थ हैं, वो, ठीक है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लक्ष्य है, मतलब जो भी संगठन का उद्देश्य है, उसे अच्छे से समझते हो कि हमारा लक्ष्य क्या है, और इसे प्राप्त करने के लिए वो दिन रात काम करने के लिए तैयार हो, तो हम डेमोक्रेटिक स्टाइल को अपना ले सकते हैं। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि हम अगर डिसीजन लेंगे तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकते हैं, तो जो मैनेजर है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल में जा सकता है। जो नेतृत्व की सहभागिता शैली की इच्छा रखते हो, जो ये सोचते हो कि हमें पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल चाहिए, अगर ऐसे लोग उसे संगठन में मिलते हैं तो वो डेमोक्रेटिक की ओर जाता है। इसके विपरीत अगर उसे लोग दिखते हैं कि वो अपने काम में अनस्किल्ड है, उनको बहुत ज्यादा काम का नॉलेज नहीं है,
ठीक है, काम करने से कतराते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लक्ष्यों को लेके वो बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, तो अब इसी बात है वो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को अपनाएगा। इन्होंने टेनिन, ठीक है, टेनिन बॉम और स्मिथ ने सिर्फ लोगों के कुछ नजरियों को देखा और उसके आधार पर उन्होंने ये बोला कि मैनेजर्स जो होते हैं वो कुछ चीजों को देखते हैं, अपनी पृष्ठभूमि, कर्मचारियों की पृष्ठभूमि, कि वो उनका नेचर क्या है, वो किस तरीके की एजुकेशन है उनकी, कितना उनको नॉलेज है, उन सब चीजों के आधार पर डिसाइड करते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक स्टाइल अपनानी है या फिर ऑटोक्रेटिक अपनानी है। ठीक है, यदि ये सारी दशाएं जो है विद्यमान नहीं है तो प्रबंधक जो है अधिक ने ऑटोक्रेटिक या फिर जो है सेल्फ सेंटर्ड या बॉस सेंटर जो नेतृत्व होता है उसको अपनाएगा। ठीक है, सिर्फ इन्होंने जो ये बोला उसका सार ये था कि लोग जो मैनेजर्स है वो देखते हैं अपनी पृष्ठभूमि को, अपने कर्मचारियों की पृष्ठभूमि को, कि क्या वाकई उनको काम का एक्सपीरियंस है, वो स्किल्ड हैं, वो ऐसी स्वायत्तता चाहते हैं, जिम्मेदारी चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं तो नेता जो है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को अपनाएगा। अगर ये सारी स्थितियां विद्यमान नहीं है तो वो जिन थ्योरी को अपनाएगा वो थ्योरी होगी आपकी ऑटोक्रेटिक। बस, ठीक है। बेयल अभी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, मैं रिवीजन क्लासेस लूंगी, उसमें मैं जरूर लिखकर आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए आप, या आप भी, मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैडम लिख के पढ़ाती तो ज्यादा समझ में आता, हम रिवीजन क्लासेस शुरू करेंगे, वहां पे मैं आपको लिख के पढ़ा दूंगी। बस, ठीक है, खुश रहिए आप बस। फिडलर का संयोगिक नेतृत्व सिद्धांत, फिडलर्स कंटिजेंसी लीडरशिप थ्योरी, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके पहले जो पढ़ाई वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने बोला कि ऐसी कोई प्रभावशाली लीडरशिप स्टाइल नहीं हो सकती है जो हर परिस्थिति में काम करे। जो मैंने आपको पहली बात बताई थी ना कि हर नेता हर परिस्थिति में नेता बने, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ परिस्थितियों में अगर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां उसके जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो बिल्कुल भी काम नहीं आती। शिव, ठीक है, आप अभी बैठिए, मैं बैठती हूँ, इस थ्योरी को खत्म करके फिर मैं आपको क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो नेता होता है ना वो हर परिस्थिति में अच्छे से काम करे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे अभी आप मेरे ऊपर लागू कर दो कि आपने मुझे मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए दिया, मैं आपको मैनेजमेंट ठीक ठाक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है आप मुझे तुरंत बोल दो कि मैम आप मैथ्स पढ़ा दीजिए, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मुझे मैथ्स पढ़ने में थोड़ा सा डर लगेगा कि मुझसे मैथ्स नहीं हो पाएगी। तो हो सकता है इस परिस्थिति में मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हूं, लेकिन इस परिस्थिति में मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। बस, इन्होंने यही चीज बोली कि ऐसा कोई भी नेता नहीं हो सकता, ऐसी कोई भी शैली नहीं हो सकती जो हर परिस्थिति में उपयुक्त हो। मतलब परिस्थिति की शैली में परिवर्तन करने पर आपको समय समय पर अपनी स्टाइल पे परिवर्तन करना रहना पड़ता है, तभी आप एक सफल नेतृत्व बन सकते हैं। आप मुझे एक अच्छा टीचर नहीं मान सकते। रीजन, मैं आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा रही हूं, लेकिन मैंने बहुत ऐसे टीचर्स देखे हैं जिनकी कमांड हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी होती है। मैं जब प्रिपरेशन करती थी, मेरे एक सर थे जो मुझे पढ़ाते थे, वो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे। शायद उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, मतलब उनकी हर सब्जेक्ट इतनी अच्छी थी ना, चाहे आप उनसे हिस्ट्री में बात करने बैठ जाएं, चाहे ज्योग्राफी में बात करने बैठ जाएं, उस बंदे का जो नॉलेज का लेवल था ना, आज तक मुझे वैसा आदमी दोबारा नहीं मिला। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो हर परिस्थिति में बहुत बेहतर होते हैं। ठीक है, तो मेरा जो मानना है ना कि कभी भी किसी को भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, हर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को पढ़ाते रहना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। आपको समय पर कभी आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को अपनाइए, कभी डेमोक्रेटिक स्टाइल को अपनाइए, जैसी परिस्थिति आपके सामने हो आप उस हिसाब से काम करिए। यही बोला गया है कंटिजेंसी लीडरशिप थ्योरी में।
नहीं नहीं, ये नहीं बोला गया कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लीडर्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बोला गया कि हर लीडर, जैसे कोई एक लीडर है वो डिफरेंट सिचुएशन में हो सकता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन हर परिस्थिति में वो नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए इन्होंने एक सजेशन दिया कि आप स्थिति के हिसाब से अपनी लीडरशिप स्टाइल को चुनिए। अगर आपके सामने ऐसा कोई बैठा हुआ है बंदा जिसको पता है कि बिना भय दिखाए ये काम नहीं करेगा, आप उसको डराइए, धमकाइए, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को लाइए। लेकिन अगर बंदे आपके समझदार हैं, चीजों को समझते हैं, तो वो आप जो है डेमोक्रेटिक भी ला सकते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे और समझ में आएगा। फिडलर द्वारा जो प्रतिपादित ये कंटिजेंसी सिद्धांत है, उसने परिस्थित्यात्मक अनुसार नेतृत्व दृष्टिकोण के रूप में काफी मान्यता प्राप्त की है। सिचुएशनल बेस्ड इन्होंने लीडरशिप अप्रोच जो है वो दिया था। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि ऐसी कोई प्रभावपूर्ण नेतृत्व शैली नहीं हो सकती जो हर परिस्थिति में काम करे। कोई भी नेता हर सिचुएशन में मतलब अगर मैं बहुत डेमोक्रेटिक हूं, ठीक है, मैं बहुत डेमोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो कर रही हूं, पर ये बताइए अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं बोल रही हूं टेस्ट दे के आओ, 7 बच्चे टेस्ट देने गए हो, 10 लोग टेस्ट दिए हो, एक हफ्ते टेस्ट को अपडेट करते हो गया, तो अब मुझे भय दिखाने की जरूरत है ना? ये सिचुएशन डेमोक्रेटिक वाली स्टाइल जो है ना मेरे काम में नहीं आ रही है। तो ये जो शैली है हर स्थिति में परफेक्ट नहीं बैठती। सिचुएशन के हिसाब से आपको हर परिस्थिति में उपयुक्त हो, अर्थात परिस्थिति की शैली में परिवर्तन करने पर ही नेतृत्व जो होता है वो प्रभावपूर्ण बन सकता है। अभी आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, मैं संडे आपको और टाइम देती हूँ, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती बोलूंगी कि जाके टेस्ट दे के आओ। अगर टेस्ट नहीं दिए तो मैं 7 दिन की आपकी क्लास जो है सस्पेंड कर दूंगी, फिर आप फटाफट जाओगे टेस्ट देके आओगे। तो हर परिस्थिति में एक ही लीडरशिप स्टाइल जो है काम नहीं करती। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से आपकी जो लीडरशिप स्टाइल होती है उसे चेंज करना होगा, तभी आप जो है एक प्रभावपूर्ण नेता बन सकते हैं। ठीक है, ये बात कही गई कंटिजेंसी थ्योरी में। चलिए, फिडलर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में निम्न 3 तत्वों को आधार बनाया है, ठीक है, जिससे परिस्थिति के हिसाब से नेता अपने लिए एक प्रभावपूर्ण जो है चीजों को चुन सकते हैं। ठीक है, इन्होंने नेता सदस्य संबंध के बताया, लीडर और मेंबर्स का जो रिलेशन है वो कैसा है, इसके बारे में इन्होंने बात की। अब इसमें होता क्या है, इसमें इन्होंने यह देखा कि लोग जो है किस प्रकृति के हैं, वो अपने मैनेजर का या प्रबंधक का, ठीक है, कितना कहना मानते हैं। जैसे मेरे और आपके रिलेशंस कैसे हैं, अभी मैं ये देखूंगी ना, लीडरशिप मैं बोल रही हूं जाके टेस्ट दो, 10 लोग आराम से टेस्ट देके आए हो, आप मतलब मेरी बात को अच्छे से सुन नहीं रहे हो, सीरियसली आप मेरी बात ले नहीं रहे हो। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, लोग अपने प्रबंधक का कितना कहना मान रहे हैं, वो अपने मैनेजर को कितना पसंद करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपने मैनेजर को आप पसंद करोगे तो उसकी बात भी सुनोगे ना, तो ये चीज भी होती है। फिर काम का ढांचा कैसा है, वर्क का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नेता की अधिकार की स्थिति कितना कितना पावरफुल आपका जो लीडर है वो है, ठीक है, उसे कितने अधिकार मिले हैं, क्या उसे पुरस्कार और दंड देने के अधिकार मिले हैं आपके प्रबंधक को या नहीं मिले हैं। इन सारी चीजों के आधार पर इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जिन्हें हम कंटिजेंसी थ्योरी के नाम से जानते हैं। चलिए, क्या आप लोग बोर हो रहे हो?
तो फिर इस थ्योरी के बाद मैं छोड़ देती हूँ। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया है, अब छोड़ देना चाहिए, ठीक है, तो मैं छोड़ देती हूँ। फिर हम लोग कल पढ़ लेंगे। कल मैं सोच रही हूँ आपकी 2 क्लास रख दूं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। क्या बोलते हो आप लोग, 2-2 क्लास कर लें कल? कल सैटरडे है। फटाफट बोलिए, फिर मैं छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे बोर हो रहे हैं, बहुत हो गया, 1 घंटे से इतनी बोरिंग थ्योरीज पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है भाई, छोड़ देते हैं। कल हम फिडलर्स का जो सिद्धांत है ना, कंटिजेंसी थ्योरी है, उसके निष्कर्षों से पढ़ेंगे। कल हम 2 लोग 2 क्लास रख लेंगे, ठीक है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में। तो फिर कल मॉर्निंग में आप लोगों की 8:30 क्लास है, आप लोग 8:30 आ जाइएगा। फिर शाम को जो हमारी 3:30 बजे क्लास होती है वो तो होगी ही। सैटरडे संडे भी कोशिश करते हैं 2-2 क्लास कर लें, 8:30 बजे। पहले मैं मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है ना, मैं उसे फटाफट खत्म कर लेना चाहती हूँ। जैसे ही वो खत्म होगा ना, हम 1 क्लास एमसीक्यूज की कर देंगे। मेरा प्लान हो चुका है, वो एमसीक्यूज आपको कराना मेरा काम है। मैं आपको 1500 से ज्यादा ही एमसीक्यूज कराऊंगी, कम बिल्कुल नहीं होंगे। तो अभी मैं जो सोच रही हूँ ना, वो ये है कि अभी हम सैटरडे संडे 2-2 क्लासेस करते हैं, पहले मैनेजमेंट खत्म हो जाए एक्चुअली। ठीक है, 15 का मेरा टारगेट था, 13 हो चुका है, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में खत्म होना तो बहुत ही मुश्किल है। कल और संडे 2 क्लास है, 2 क्लास मतलब कल 8:30 बजे आपकी लाइव क्लास है सुबह। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। हम लोग कल फिर से मिलेंगे। किसी का एक डाउट था, 1 मिनट 1 मिनट, जिसका भी डाउट था प्लीज वेट करना। मैं पीछे जा रही हूँ, मैं डाउट देख रही हूँ। सिर्फ मैम एक बार उधर दो निरंकुश शैली समझा दीजिए। निरंकुश शैली क्या होती है शिव? जब हम जो नेता होता है ना, वो किसी के अंकुश में नहीं रहता, वो सिर्फ अपनी बात सुनता है। आप लोग जाइए, सिर्फ मैं शिव को रोक के रख रही हूँ, उसका डाउट है, ठीक है। तो शिव, जब लोग ना किसी की बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी मनमर्जी करते हैं ना, वो लोग ऑटोक्रेटिक स्टाइल के होते हैं। जैसे जिस नेता ने बोल दिया कि आपको शाम को 4 बजे मतलब उसने अपने अधीनस्थों को अपने डिसीजन में बिल्कुल शामिल नहीं करता, उनसे बिल्कुल नहीं पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी मनमर्जी लगाता है। जैसे हमने हिटलर को देखा था ना, हिटलर था, वो सिर्फ अपनी बात सुनता था, अगर आप उसकी बातें नहीं सुनो तो वो आपको फांसी पे लटका देता था। एग्जैक्टली वैसा ही होता है शिव। तुम हो कि तुम चले गए? चलो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।